Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of November 2024. तो दोस्तों अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डिटेल से कि भाई हाँ इस आर्टिकल को हम कैसे पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को बाकी सबसे अलग करेगा वो क्या है, हर एक आर्टिकल से रिलेटेड हम समझेंगे कि यहाँ से प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बन सकता है, मेंस में सवाल बनेगा तो वो कैसे बन सकता है, मेंस में सवाल आता है यहाँ से तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, उस स्टेप्स को भी यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हर एक आर्टिकल के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यानी पूरा का पूरा यहाँ पर एक हॉलिस्टिक आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, डेली करंट अफेयर के वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे और भी डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, वो सब का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो सीधा सीधा आपसे आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कल जब मैं पूरा न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहा था तो बीच में मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। उस एडिटोरियल में हमने एक कॉन्सेप्ट जाना था अर्बन हीट आइलैंड का। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आज का ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्बन हीट आइलैंड का पीछे का मेन कारण क्या होता है, प्राइमरी कॉज क्या होता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या हम लोग ज़्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से अर्बन हीट आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। या ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा जो पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड्स हैं। या ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जितने पेवमेंट है वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बिल्डिंग गर्मी को एब्जॉर्ब कर रही है, उसकी वजह से ऐसा हीट जनरेट हो रहा है। या ऑप्शन नंबर डी, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आंसर आप आराम से इसका दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो जैसे आप लोगों ने दोस्तों थंबनेल में देखा है, हम बात करने वाले हैं आज द लार्जेस्ट गोट इन द वर्ल्ड के बारे में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े साइज का यहाँ पर एक गोट, एक बकरा जो आपको देखने को मिलेगा, जिसका वेट लगभग 110 kgs तक चले जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो गोट है दोस्तों, इसका नाम है मारखोर। तो अभी करंट समय पर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस गोट को लेकर पब्लिश हुए हैं और इस वजह से जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। एक आर्टिकल आप अपने सामने भी देख सकते हैं। होता यह है कि ये वाला गोट आज के समय पर वैसे तो कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, इंडिया में भी पाया जाता है, इंडिया में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में। तो करंट समय पर इस गोट का जो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन होता नजर आ रहा है। तो इसको हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उसी को लेकर ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया गया है कि हमें आज बहुत सारे ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो एंडेंजर्ड यानी जो खतरे में आज के समय पर देखने को मिलता है ये मारखोर, इसको बचाया जा सके और इसकी पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये तो केवल और केवल एक न्यूज़ है, एक खबर है। खबर हम सभी को पढ़नी है, लेकिन इस खबर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे फ्रेम होगा, वो जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको मारखोर के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। ये क्या है, एक वाइल्ड गोट की स्पीशी है जो स्पेशली सेंट्रल और साउथ एशिया में पाई जाती है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं एशियाटिक रीजन के बारे में तो एशिया में आपका इंडिया भी देखने को मिल जाता है, साउथ एशिया में और भी यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं, सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल एशिया जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी देश आ जाते हैं। फिर इंडिया, पाकिस्तान, ये सब यहाँ पे आपके साउथ एशिया में आ जाते हैं। तो स्पेशली इन दो लोकेशंस की बात हो रही है। यहाँ पर इन कंट्रीज़ में ये वाइल्ड गोट पाया जाता है। इस गोट को हम जानते हैं इसके कह सकते हैं अलग प्रकार के सींग की वजह से। इसके बॉडी पे जो फर प्रेजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है।
लंबी सी बियर्ड होती है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे। उसके अलावा जो हॉर्न होते हैं, जो सींग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। एक फोटो आप ये भी देख पाओगे कितने ज़्यादा यहाँ पर घूमे हुए ये सींग आपको नजर आएंगे इस गोट के। ठीक है, एक डायर्नल एनिमल आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये दिन में ही एक्टिव रहते हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आफ्टरनून तक एक्टिव रहते हैं और रात में यहाँ पर लेजीनेस देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर यह गोट आपको आज के समय पर देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आज दुनिया में कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर यह गोट पाया जाता है। स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं जो माउंटेनियस रीजन है ना, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड तजिकिस्तान है। इन सभी देशों में ये गोट पाया जाता है। आइए एक बार मैप में इन सभी देशों को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यह है हमारा मैप, यह है इंडिया, और इंडिया के पास में ही आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान, और ये हो गया अफगानिस्तान। ऊपर आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर यह है तजिकिस्तान, ये रहा उज़्बेकिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये ऊपर सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हो गई, ये हमारा साउथ एशिया हो गया, और उसके बाद ये निचला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, मैप क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भारत में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में इन मारखोर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पर, तो ये कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस दी गई हैं, जिसमें यहाँ पर शम्सपारी एरिया है, उसके अलावा काजीनाग है, उरी पीर पंजाल रेंज है ना, ये सभी यहाँ पर जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि करंट समय पर जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी पॉपुलेशन लगातार खतरे में है, इस वजह से प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्जामिनेशंस को देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तो किसी भी एनिमल को लेकर उसका कंजर्वेशन स्टेटस ज़रूर से पूछा जाता है। यानी IUCN में उसको कहाँ पे कवर किया गया है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको रखा गया है। नियर थ्रेटेंड मतलब खतरे के जस्ट बिल्कुल पास में ही है ये गोट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कोई यहाँ पर इसका शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई शिकार करता है तो उसके ऊपर में एक हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी। समझ गए। फिर उसके बाद साइट्स की जब बात करते हैं, साइट्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बात होती है एनिमल्स के व्यापार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इस गोट को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब यहाँ पर यह है, आप इसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, उस पर कई सारे प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हमको देखने को मिल जाएंगे। अब इतनी सारी प्रोटेक्शन, ये सुरक्षाएं दी जा रही हैं, रीज़न यहाँ पर यही है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से अफेक्ट हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जाता है। अब पॉपुलेशन अफेक्ट होने के पीछे का रीज़न क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशंस। जहाँ जहाँ पर ये जिस जिस एरिया में पाए जाते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशंस वहाँ पे बढ़ चुका है, मानव पहुँच चुके हैं, सेटलमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन के ऊपर में एक भारी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक डेटा जिसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने एक आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे और भी आर्टिकल्स को प्रॉपर डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। और वो सभी डेटा जो है दोस्तों, वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है एक ऐसे PDF में जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर का कंटेंट, सभी कंटेंट आपका सिक्योर हो जाएगा कि भाई मैंने आज नोट बनाया है, नहीं बनाया है, आज डिस्कशन देख पाया हूँ, नहीं देख पाया हूँ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी दूर हो जाती हैं क्योंकि इस ग्रुप में डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड होता है, PDF के फॉर्म में भी, जनरल टेक्स्ट के फॉर्म में भी, और उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जैसे अगर आप इस ग्रुप को आज ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है केवल आज से PDF मिलने शुरू होंगे। पुराने जितने भी PDFs से दोस्तों यहाँ पर पिछले 6-7 महीने के और भी ज़्यादा पुराने, वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन यह है, ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट कितना है? जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट कोड की तरफ।
डेली बेसिस पे दोस्तों मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपको एसए एग्जाम में या एथिक्स के पेपर में डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। ठीक है, और ये तो एग्जाम में हेल्प करेगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कोट दोस्तों आपको मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे आज नेल्सन मंडेला जी का एक कोट आपको देखने को मिलेगा। कोट क्या है? इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सुनिएगा, बहुत विस्तार में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने इतना कुछ सहा, इन्होंने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए अपने लाइफ में, 27 साल तक जेल में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका विजन था, जो इनका गोल था इक्वालिटी को लेकर, जस्टिस दिलवाने को लेकर, उस पर ये डटे रहे। और डटे रहने का मतलब ये था कि उसको इन्होंने अचीव भी किया। तो हम यहाँ पर इससे क्या सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिखता है ये चीज़ें कि नामुमकिन सी है, कैसे हो पाएगी। लेकिन जब आप एक चीज़ को लेकर ठान लेते हैं, उस विजन पे अड़े रहते हैं, रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करते हैं, तो वो आराम से अचीव हो पाती है ना। देखो, जब हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की, तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे साउथ अफ्रीका में कितना ज़्यादा एपार्थीड आपको देखने को मिलता है। एपार्थीड क्या है? यानी रंग भेद होता था। रंग भेद को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, एक पूरा कह सकते हैं बवाल मचा हुआ था। तो उस पूरे रंग भेद को इन्होंने ख़त्म किया। इनका बिलीफ ये था, पहले सोचते थे लोग ये इम्पॉसिबल इसको ख़त्म करना, बट ये वो पर्सनैलिटी थे जो उस रंग भेद को ख़त्म कर पाए, है ना। ब्लैक वाइट का जो यहाँ पर इशू चल रहा था, और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक अगर पूरा नेशन में इतना ज़्यादा बंटवारा हुआ है रंग को लेकर, वहाँ पर किस तरीके से एक इंसान इतना सारा काम करके एक बड़ा चेंज लेकर आता है, कैसे यहाँ पर एक पूरे देश को एकजुट बनाता है, यूनाइट करता है। तो ये जो एफर्ट्स यहाँ पे लगाए गए वो दूसरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। नेल्सन मंडेला जी की जर्नी को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा इंस्पिरेशन एक इंसान को मिल सकता है कि भाई कैसे आप अपने खुद की चुनौतियों से लड़ सकते हैं, कैसे यहाँ पर ये जो आइडिया है कि भाई मुझे निष्ठा के साथ में इस चीज़ को लेकर काम करना है। तो और वो जो यहाँ पर आपकी निष्ठा है, वो जो आपकी लगन है, हार्डवर्क है, अगर वो सच्चा है, आप एक रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं, जैसे आजकल यहाँ पे होता नहीं है, दिखावा ज़्यादा होने लगता है, लेकिन आप पीछे पीछे रियलिटी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, चाहे कितना भी डरावना यहाँ पर आपका ड्रीम या कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना हो ना। जब बात आती है होप एंड विजन की, तो यहाँ पर ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमेशा से एक चीज़ को लेकर अपनी आशा दिखाई है और उस आशा पे एक स्ट्रॉन्ग विजन को मेंटेन किया है। तो ये चीज़ इंसान को मोटिवेट करती है कि भाई आप अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आराम से ओवरकम कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, नेल्सन मंडेला जी के जितने भी काम रहे हैं, जितने भी एक्शन रहे हैं, वो आप देख पाओगे बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। कहते हैं ना भाई कि भाई बहुत से लोग होते हैं सिर्फ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये वर्ड्स में ज़्यादा कम बोलते थे, लेकिन इनके जो वर्क थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना वो दर्शाता है, ठीक है, कि भाई एक इंसान जिसको कुछ चीज़ें लगती हैं कि इम्पॉसिबल है, वो सब अचीव की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका कमिटमेंट और उस पर एक पर्टिकुलर एक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि एस्से में डायरेक्टली आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। चलो लिखना शुरू करो इस पे एस्से। तो मर्जी आपकी, आप इस पर कुछ लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको डिटेल शेयर कर चुका हूँ, अपने पास में जो डेली कोड दे रहा हूँ उसका एक अलग से नोट बना के चलिएगा, है ना, क्योंकि डेली बेसिस पे आप अपडेट हो रहे हैं। फिर मंथली वाइज या फिर कह सकते हैं वीकली वाइज एक बार यहाँ पे उन कोड को देख लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप ये करोगे ना तो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी आपके अंदर में। तो एग्जाम में कोई भी कोट होगा तो आपका अनुमान लग जाएगा। होता यही है कि हम लोग वहाँ पे अनुमान नहीं लगा पाते, ऐसा कोट मिल जाता है। तो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस काम में आएगी, समझ रहे हैं, वो इसी कोट से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम सभी लोग लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है? कनाडा के अंदर में टेम्पल अटैक देखने को मिला, मंदिर में एक अटैक किया गया। देखो ये सब मामला है संडे का। संडे में एक इंसिडेंट होता है, कहाँ पे? कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन में, जो बेसिकली टोरंटो के पास में है। चलिए पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको जो क्लैरिटी है उसमें कोई कमी ना रहे। तो पहले कनाडा चलते हैं, क्योंकि अभी हम इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ये इंडिया है
हमें चलना है वेस्टर्न साइड में, तो इधर से पूरा यहाँ पे हमने वेस्ट एशिया क्रॉस किया जो आजकल खबरों में बना हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऊपर सहारा डेजर्ट वाला रीजन है। आज हम अल्जीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्जीरिया के साथ में भारत ने डिफेंस कॉपरेशन साइन कर लिया है, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ऐसे ही घूमते हुए चलना है हमें, और आगे इधर हम लोग साउथ अमेरिका की साइड में। लेकिन हमें कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा दोस्तों एक लंबी चौड़ी बाउंड्री शेयर करता है यूएसए के साथ में। सबसे बड़ी बाउंड्री इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ये यूएस है और ये ऊपर आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है कनाडा। अब कनाडा में टोरंटो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहाँ मत देखो, कनाडा का बहुत बड़ी बाउंड्री है, ये रहा टोरंटो, ठीक है। अब टोरंटो को अगर हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहीं पर पास में देखने को मिल जाता है ब्रैम्पटन, ठीक है। यहीं पर पास में ही कहाँ पे प्रेजेंट है, ज़रा इसको जूम करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये रहा ब्रैम्पटन। यहीं पर एक मंदिर है हिंदू महासभा, तो उस मंदिर में दोस्तों यहाँ पर एक खालिस्तानी क्राउड था, प्रो खालिस्तानी यहाँ पर पूरा ग्रुप था जो कि इस मंदिर में घुसता है और वहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और इसको लेकर बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर रिसेंटली वो भी वायरल होते हुए नजर आए। तो जैसे यहाँ पर यह अटैक हुआ, दुनिया भर में इसको लेकर बहुत सारी जो खबरें हैं वो देखने को मिलती है। अब होता यह है कि पीएम मोदी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। पीएम मोदी ने बोला है कि हम लोग और पूरा भारत, ये जो हिंसा हुई है हिंदू सभा टेम्पल के अंदर में, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कनाडा को यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही अगर आप एक्शन नहीं लेंगे इससे ऑब्वियस सी बात है भारत और कनाडा के रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि पहले ही कनाडा बहुत सारी चीज़ों को लेकर टिप्पणियां कर चुका है और जितने भी कमेंट्स हैं कनाडा के वो सब गलत हैं, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए। एक ठोस सबूत तो दो, हम किस वाले कमेंट्स की बात कर रहे हैं? कनाडा यहाँ पर यह बोलता है कि इंडिया के कुछ एजेंट कनाडा में हैं जो कि यहाँ पर कैनेडियंस को मरवा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर की, ठीक है। तो निज्जर की जब बात करते हैं तो निज्जर को इंडिया ने खालिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पर घोषित कर रखा है। तो निज्जर को रिसेंटली यहाँ पे मार दिया गया था कनाडा के अंदर में, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पे कनाडा नाराज है, कनाडा की सरकार नाराज है कि ये इंडियन एजेंट ने मारा है, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा इनके पास में एविडेंस ही नहीं है। भाई एविडेंस होता तो ये 5 अलायंस जिसकी बात कर रहे हैं हम, कनाडा यूएस सब साथ में खड़े हैं, यूएसए सपोर्ट कर रहा है इस मामले में कनाडा को लगातार, यूएसए कनाडा साथ में खड़े हैं कि हाँ इंडिया ने मरवाया है, लेकिन कोई एविडेंस तो दो आप। अगर एविडेंस होता ना तो ये 5 अलायंस एक साथ खड़ा हो जाता है कि एविडेंस दुनिया के सामने प्रेजेंट करता। भाई एविडेंस है तो आप ले जाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, दिखाओ कि हाँ इंडिया ने यहाँ पर इस तरीके से मारा है। तो जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के रिलेशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव असर डाल रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है पीएम मोदी और बाकी सारे यहाँ पर इंडियंस इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर कनाडा में हो रहा है प्लीज़ इसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस दिलवाएगी और इस रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके चलेगी। समझ गए? तो ये यहाँ पर बेसिकली खबर में चल रहा है। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये अटैक हुआ उसके बाद देखो कनाडा के जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, आज यहाँ पर इन्हीं की सरकार चल रही है। जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या है वो देखो कि जो यहाँ पर यह हिंसा हुई है हिंदू सभा टेम्पल के ऊपर में ब्रैम्पटन में, ये अनएक्सेप्टेबल है। हर एक जो कैनेडियन है इसके पास में हक है अपने फेथ को यहाँ पे फ्रीली परफॉर्म करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, है ना। तो उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने बोला, लेकिन कहीं पर भी इस चीज़ को लेकर कंडेम नहीं किया है और किसने अटैक किया है ये सब चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि कनाडा में लंबे समय से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जस्टिन ट्रूडो का ही सपोर्ट है इस सेपरेटिज्म जैसी चीज़ों का, है ना। तो यहाँ पर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ये नहीं करेगा तो सरकार बचेगी भी नहीं जस्टिन ट्रूडो की। तो सरकार बचाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, आगे वापस से पावर में आने के लिए ये लगातार क्या कर रहे हैं, खालिस्तानी जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को। तो इसके बदले में यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया की साइड से, प्रो खालिस्तानी बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो उन सब का सपोर्ट मिलता है जस्टिन ट्रूडो को। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर पूरा मामला चल रहा है करंट समय पर कनाडा में। नाउ इसी वजह से भारत और कनाडा के जो रिलेशंस है वो लगातार इम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं। अभी आप देख पाओगे धीरे धीरे करके इसमें ऐसे अपडेट्स आते चले जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ रिलेशंस बिल्कुल लोएस्ट डाउन पर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी क्या हुआ, जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के उनको हटा दिया गया, इनको वापस भेज दिया गया, है ना। इंडिया के यहाँ पर जो कमिश्नर है उनको बुला लिया गया, तो ये सब वापस से आ चुके हैं। सब मामला चल रहा है वही हरदीप सिंह निज्जर की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया 2023 में पिछले साल यहाँ पर जो मार दिया गया था, इसी को लेकर ये मामला चल रहा है। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर इन सब से हो क्या रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के संबंधों पे पड़ रहा है,
क्योंकि दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1947 में ही बन गए थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही कनाडा के साथ में संबंध बन गए हमारे। लेकिन ये बायलैटरल रिलेशंस अपने एक मजबूत पार्टनरशिप पर पीएम मोदी की जब विजिट होती है कनाडा 2015 में, उसके बाद बनने शुरू हुए। तो 2015 से अभी तक रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। इतने अच्छे चल रहे थे कि इंडिया कनाडा दोनों आपस में इतना व्यापार कर रहे थे कि इंडिया कनाडा का 10वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। आप इवन देख पाओगे 2021-22 में हमने कनाडा को इतना सामान एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट इंक्रीज होता चला गया। 2021-22 में हमने कनाडा को $3.76 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और यही एक्सपोर्ट दोस्तों 2022-23 में बढ़कर, मतलब 1-2 साल में ही बढ़कर ये सीधा $4.10 बिलियन पहुंच गया। इस कगार पे रिलेशन से डेवलप हो रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट ही नहीं करते हम, केवल इंडिया से कनाडा से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है। तो इंपोर्ट में अगर आप देखोगे तो वो इंपोर्ट भी बढ़ा है ना। हमने कई सारे एग्रीमेंट्स करे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई है। मार्च 2022 में दोनों देशों ने मिलकर एग्री किया कि हम वापस से क्या करेंगे, जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं सेपा अग्रीमेंट, जहां पे व्यापार में और छूट दी जाएगी जिससे व्यापार को और एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसको लेकर वापस से रिलॉन्च करेंगे, ऐसे डिस्कशंस हो रहे थे। लेकिन जितने भी व्यापार को बढ़ाने की बात हो रही थी ये सब रुक गई पिछले साल सितंबर 2023 में। रीज़न आपको बता दिया था, निज्जर के मरने की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। जब मैं निज्जर की बात कर रहा हूँ तो ये है वो यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी वो लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इंडिया कनाडा के रिलेशंस का थोड़ा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर न्यूक्लियर फील्ड में भी काम करने की कोशिश की। कनाडा वो देश था जिसने भारत को सपोर्ट किया न्यूक्लियर फील्ड में, और ये सपोर्ट करना शुरू किया था 1956 में। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके इंडिया ने खुद का एक टेस्ट कर लिया, स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। जैसे हमने खुद न्यूक्लियर टेस्ट किया, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो सब चिढ़ गई। इंडिया ने कैसे किया न्यूक्लियर टेस्ट? ऑब्वियस सी बात है, कनाडा साथ में ही रहेगा यूएसए के। इस वजह से यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है बीच में 1974 में वो इम्पैक्ट भी हुए। तो कनाडा यहाँ पर एक ऐसा पहला देश हुआ करता था जो यहाँ पर इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पर CIRUS नाम का पहला रिसर्च रिएक्टर भारत में बनाया गया, और ये भी कनाडा की मदद से ही बनाया गया था। फिर बाद में जून 2010 में यह न्यूक्लियर कॉपरेशन वापस से रिस्टोर कर लिया गया। जहाँ पे पहले इन्होंने रिलेशन खराब कर लिए थे, वापस से यहाँ पर ये रिस्टोर हो गए, वापस से एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया। इतना ही नहीं, आज अगर हम कनाडा और भारत को देखते हैं, बहुत सारे कनाडा में जो लोग प्रेजेंट है उसमें इंडियंस हैं। इंडियंस के एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पे ऐड हो चुका है। कनाडा में अगर आप देखोगे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा प्रेजेंट है। लगभग 1.6 मिलियन PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, या NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो भारत के ही लोग हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कनाडा की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 4% आबादी दोस्तों इंडिया की जा चुकी है। इवन केवल आबादी में ही नहीं गिन सकते, वहाँ की पॉलिटिक्स में देखेंगे, करंट समय पर उनका जो यहाँ पर पार्लियामेंट देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं जो इंडियंस हैं, वहाँ की गवर्नमेंट में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स में लोग ऐड हो चुके हैं। समझ गए? तो ये सिनेरियो यहाँ पर इनके रिलेशंस में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया क्योंकि आगे भविष्य में आपसे कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये आर्टिकल ज़्यादातर मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सवाल अगर बनेगा तो कैसे हैंडल करेंगे वो सब आपने लिखना है। देन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, करंट समय पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस क्यों है? क्योंकि आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कनाडा लगातार क्या कर रहा है, जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप है इनको सपोर्ट कर रहा है, जो भारत के हिस्से को तोड़ना चाहते हैं, एक नया देश बनाना चाहते हैं। तो कनाडा लगातार यहाँ पे उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करवा रहा है, एक सेफ जगह प्रोवाइड करवा रहा है, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स ज़्यादातर आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। और करंट समय पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ट्रूडो की सरकार को। तो ट्रूडो यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं करेगा खालिस्तान को तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि लोग वोट नहीं देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस चक्कर में उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है, वो यहाँ पर प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है लगातार। लेकिन करंट समय पर ट्रूडो की इमेज ऐसी बेकार हुई है ना कि मतलब कई सारी जगह पर जो नाम है वही उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अब यहीं पर दोस्तों एक और व्यक्ति आता है, जगमीत जिम्मी धालीवाल। अब ये जगमीत जिम्मी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये वो पर्सन आपको देखने को मिलेगा जिसकी एक पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी भी पार्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कनाडा में। ये भी यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर है, प्रो खालिस्तान सपोर्टर। अब क्या होता है, इसने ट्रूडो की सरकार को सपोर्ट किया, थोड़ा सा सपोर्ट था ट्रूडो की सरकार को, लेकिन पिछले कुछ समय पर इसने अपना जो सपोर्ट है ट्रूडो की गवर्नमेंट में से वो भी यहाँ पर खींच लिया है। तो कई बार यहाँ पे इंडिया भी इसको लेकर ऑब्जेक्ट कर चुका है, कनाडा को बार बार बोल चुका है कि भाई आप इस तरीके के रेफरेंडम वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रेफरेंडम हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है कि यहाँ पर, मतलब वोटिंग वहाँ पे हो रही है
कि हमें खालिस्तान बनेगा, इस तरीके का वोटिंग वगैरह वो लोग करवा रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़, ये जो समस्या हैं दोस्तों, ये इनके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। और कनाडा धीरे धीरे करके यहाँ पे आज एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया के अगेंस्ट में है। आइए, कनाडा में आपका स्वागत है, ऐसा चीज़ यहाँ पर कनाडा में चल रहा है। और एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पता है तब हुई, पिछले साल जून 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में क्या दिखाया जाता है, जो हमारी लेट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनका असैसिनेशन जो हुआ, उनको जो मार दिया गया था, उसका पूरा यहाँ पर ये शो करते हैं, उसको यहाँ पर ये दिखाते हैं एक परेड के अंदर में, एक फीमेल फिगर, ठीक है, वाइट साड़ी में, है ना, और उसके वाइट साड़ी के ऊपर में जो ब्लड हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक टर्बन्ड मैन है, जो कि कह सकते हैं बंदूक जो है वो जो फीमेल फिगर बनाई है उसी की साइड में बंदूक करके खड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर पोर्ट्रेट वगैरह दिखाया गया और उसी इमेज को यहाँ पर इस पूरे रैली के अंदर में, इस परेड में दिखाया गया। मतलब क्या दर्शाता है, ये जो परेड है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट कर रहा था कि हाँ अच्छा हुआ। तो ऐसी चीजें यहां पर चल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रही हैं नेगेटिवली। इतना ही नहीं, इंडिया कनाडा के जो यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दोस्तों, करंट समय पर वो धीरे धीरे करके यहां पर डाउन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब यहां पे कोई भी ऐसा ट्रस्ट मेंटेन नहीं रह गया है। उसके अलावा G20 का जो समिट हुआ था पिछले साल, आपको पता होगा, वो G20 का समिट इंडिया ने ही होस्ट किया था। वहां पर कनाडा के जो मिनिस्टर हैं, इनके साथ में कुछ डिस्कशंस भी हमने किए थे, सेपरेटली बातचीत की थी। वहाँ पे पीएम मोदी ने सीधा सीधा अपना एक चिंता व्यक्त किया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है, प्लीज़ इसके ऊपर में एक्शन लीजिए। और फिर उसके बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर में उठा रहे हैं। वो अपने देश से ज़्यादा करंट समय पर इंडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वोट बैंक ही उससे चल रहा है। ये बात आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इनका एलिगेशन ये भी है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, ये प्रेजेंट है करंट समय पर कनाडा में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहाँ पर लोगों को मरवा रही है और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के जो एजेंट्स है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर इनका कहना है। फिलहाल जो भी आने वाले समय के अपडेट्स होंगे वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी के लिए ये जानकारी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर एग्जाम में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। जैसे कैसा क्वेश्चन? पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक प्रीलिम्स के लिए सवाल पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, इसका आंसर आपको देना है। हर एक आर्टिकल में क्वेश्चन देता रहूंगा, आंसर लिखते चलना, क्योंकि आंसर लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो यार क्वेश्चन लगाने का क्या ही फायदा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं क्वेश्चन लगाने की, फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर फायदा भी तो नहीं होगा ना। तो पार्टिसिपेट करिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इंडिया और कनाडा के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, यानी इनके संबंध, इनके रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बताइए कौन सी एक बड़ी समस्या है जो कि आज दोनों देशों के रिलेशंस को खराब कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है दोनों देशों में, या ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर मुद्दे पर डिसएग्रीमेंट देखने को मिल जाता है दोनों देशों के बीच में, या ऑप्शन नंबर सी, कनाडा सपोर्ट करता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पंजाब के अंदर में, या ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की जो यहाँ पर पॉलिसी है क्लाइमेट चेंज, ये एक कारण बनी है दोनों देशों के रिलेशंस को खराब करने के लिए। चलो वीडियो को पॉज करो, मैं हाथों हाथ इसका आंसर बता दूंगा, वीडियो पॉज करो फटाफट। चलो आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में बताता हूं, है ना, तो आप इसका आंसर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्द से जल्द लिख देना कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर ये है। चलिए अब इसी आर्टिकल से मेंस में कैसे सवाल बन सकता है ये भी जान लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों का लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस। भारत और कनाडा के जो संबंध है जरा इसको एनालाइज कीजिए और ये भी डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन भी है और दूसरी तरफ यहां पर इनके बीच में विवाद भी है, कंटेंशन भी है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का आप लिख सकते हैं। और ये आंसर, सॉरी मैं एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि आप में से बहुत सारे जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिल सके। तो क्वेश्चन यह है, भारत कनाडा संबंध की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें और सहयोग और विवाद के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में जाएंगे ना तो आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे, उस वीडियो के नीचे, लिंक के नीचे लिखा होगा कॉमेंट, हर एक मैसेज के नीचे कॉमेंट लिखा होगा, उस कॉमेंट पर टैप करना, आपका जो ये मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा, उसमें आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे होगा, चलिए जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली जो लोग यहाँ पर पहले लिख चुके हैं वो लिख सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखना है, पहले भारत और कनाडा के संबंध में करंट सिनेरियो क्या है वो बताइए, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कॉपरेट करते हैं और कौन कौन सी जगह पर इनके बीच में विवाद रहता है। तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको समझाना होगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना होगा कि दोनों देशों के संबंध की शुरुआत कैसे होती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपने बताना होगा कौन कौन से एरियाज में कॉपरेट करते हैं, व्यापार में कितना बड़ा कॉपरेशन है, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करते हैं। फिर कंटेंशन की जब बात करते हैं तो अगेन वही डायस्पोरा का कंसर्न है, और भी कई सारे इंटरनेशनल इशू है, सेपरेटिज्म का इशू है, इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो आप बता सकते हैं। फिर हाल ही में कौन कौन से डेवलपमेंट हुआ है, हाल ही में रिलेशंस में क्या इंपैक्ट पड़ा है वो बताना है। फिर लास्ट में यहाँ पे अपनी एक कंक्लूजन दे देना है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल भी जस्ट इसी इंडिया कनाडा रिलेशंस वाले आर्टिकल के बगल में है ना। और यहाँ पर पेज नंबर 1 पे ये प्रेजेंट है। इसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है बाई इलेक्शंस या बाईपोल भी आप इसको बोलते होंगे। तो दोस्तों नवंबर 2020 तक लगभग 14 असेंबली सीट्स हमारे राज्यों की असेंबली सीट्स के अंदर में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, ये डेट आगे के लिए यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल मंडे में ये इलेक्शन की जो डेट है इसको रीशेड्यूल कर दिया है। तो 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इलेक्शंस है वो चलने वाले हैं। 3 राज्यों में ये इलेक्शंस होंगे, ध्यान में रखिएगा। और सर वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, इसमें पहला होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर इलेक्शन होगा। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा है पंजाब। पंजाब में 4 सीटों पे होने वाला है। देन है केरला। केरला में 1 सीट पे इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग कह सकते हैं 14 असेंबली सीट्स पे इलेक्शंस होंगे, जिसको बोला जा रहा है बाई इलेक्शन। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये बाई इलेक्शन होते क्या हैं, क्योंकि ये आर्टिकल में और तो कुछ भी नहीं है। अब होंगे तो पता चल जाएगा। बाकी काउंटिंग की डेट बता रखी है वो नवंबर 23 ही रहने वाली है। अब सर ये जानते हैं बाई इलेक्शंस होते क्या हैं और इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। नॉर्मल इलेक्शंस आप देखेंगे तो जनरली वो तो होते रहते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो गए, वो होते रहते हैं। ये जो बाई इलेक्शंस है ये नॉर्मल इलेक्शन से दूसरा हट के एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा कैसे? बाई इलेक्शन कह लो, इसको बाईपोल कह लो या स्पेशल इलेक्शन कह लो, ये वो इलेक्शंस होते हैं जो खाली सीट को भरने के लिए किए जाते हैं हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, चाहे हमारी लोकसभा क्यों ना हो जाए जहाँ से लॉ बन रहे हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हैं राज्यसभा में भी एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेट असेंबलीज़ की बात कर रहे हैं, अपने राज्य सरकार की जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, इन सब में यहाँ पर जो लोग प्रेजेंट हैं उस असेंबली के अंदर में, वो जो लोग हैं बीच में, मान लो पूरी पार्टी के लोग उसमें प्रेजेंट है। अब बीच बीच में क्या होता है, कुछ लोगों की जान चली जाती है, या कुछ लोगों की हरकत ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाता है, या कुछ लोग रिज़ाइन कर देते हैं। तो वो बीच बीच में जगह खाली नहीं हो गई, इलेक्शन तो बाद में, लेकिन बीच में कुछ समस्या हो गई तो ये जगह खाली हो गई। उस खाली जगह को भरने के लिए जो इलेक्शन होते हैं इसी को हम बाई इलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्शंस कौन से हैं? ये वो होते हैं जो वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए किए जाते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि समय पर जितनी भी खाली सीटें हैं उस बीच में खाली हो गई हैं उसको यहाँ पे भर दिया जाए। अब ये सीट्स खाली कैसे हो जाती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों ये 4 कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई 5वां कारण होगा तो बाई इलेक्शन उसके लिए नहीं होगा। केवल इन 4 कारणों के आधार पर बाई इलेक्शन हो सकता है। मान लो बीच में कोई यहाँ पर एमएलए है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो उसकी डेथ हो जाती है, समझ गए? तो उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर देता है, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी कि वो ऐसा कोई कांड कर देता है या कोई क्राइम कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर उसको सज़ा मिल गई है। आपको पता है सज़ा मिल गई है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल जाएगी। जैसे लोकसभा में भी आपको पता होगा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है तो कोई क्राइम में अगर वो दोषी साबित हुआ है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसकी ऑटोमेटिकली मेंबरशिप खत्म हो जाती है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मान लो बीच में कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, या किसी को निकाल दिया गया, है ना, एक्सपल्शन कर दिया गया, किसी सीटिंग मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इन आधार पे अगर कोई बीच में सीट खाली होती है तो उन सीट पर बीच में ही इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो उसी इलेक्शन को यहाँ पर बोलते हैं बाई इलेक्शन, ताकि वो सीट भर दी जाए। समझ गए? अब ये सब मेंबर्स तब तक सर्व करते हैं जब तक नए इलेक्शन ना हो जाएं। ठीक है, अब इसी को लेकर दोस्तों हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है कि जो बाई इलेक्शन है दोस्तों वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लो बीच में कोई सीट पर्टिकुलर खाली हो चुकी है,
तो उस खाली सीट पर इलेक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर होकर उस सीट को भरना होगा, वहाँ पे कोई नया मेंबर बैठाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि इन बाई इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी और जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर में, या फिर जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो है ना असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर इस तरीके के बाई इलेक्शंस को यूज़ कर सकती हैं, है ना, पब्लिक सेंटिमेंट्स को मेजर करने के लिए, उनका सपोर्ट बेस कहाँ पर है, क्योंकि बीच बीच में अगर इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा कि भैया कौन सी पार्टी से किस लोगों को सपोर्ट मिला है, तो लोग किस तरफ यहाँ पर झुक रहे हैं। इससे जो गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा इलेक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर बहुत ज़्यादा सीट पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और मान लो वो इलेक्शंस में किसी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट मिल जाता है तो वो सत्ता में आ सकती है, तो मेजोरिटी का एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं दोस्तों बाई इलेक्शंस में, इसके ये कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब यहीं पे मैं आप दोस्तों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इसमें लॉजिक लगेगा। ठीक है, कोई डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना और यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है। क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ फॉर अ कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन लीडिंग टू द होल्डिंग ऑफ अ बाई इलेक्शन। यानी कि इन चारों में से कौन सा एक मेन कारण देखने को मिलेगा जहां पर कैंडिडेट का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और स्पेशली यहाँ पर उसकी वजह से बाई इलेक्शंस होंगे, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो जगह खाली हो गई, अब उसके लिए बाई इलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, जब वो पार्लियामेंट से एब्सेंट कुछ समय के लिए एब्सेंट हो जाएगा कुछ पीरियड के लिए, तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी वजह से बाई इलेक्शन होगा। या ऑप्शन नंबर बी, कि वो व्यक्ति यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करता है। या ऑप्शन नंबर सी, या वो कॉन्विक्ट साबित होता है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में यहाँ पर उसको अपराधी घोषित किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, कि वो पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी वजह से उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, देन बाई इलेक्शंस होगा। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके पढ़ेंगे। क्या बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी केंद्र सरकार के ऊपर में जोर डाल रही है कि करंट समय पर जो भी ट्रेन चलाई जाती है कलका शिमला रूट पर, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण यानी जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा। तो ये इस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज़ इसको कीजिएगा। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इन्होंने अभी मंडे में ये पूरा जोर लगाया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इनका कहना यह है कि ये जो कलका और शिमला का पूरा रेलवे रूट है, एक पतला सा रेलवे आपको गॉज देखने को मिलेगा, टॉय ट्रेन यहाँ पर चलती है, लेकिन इस रूट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है, और ये बहुत पहले ही यहाँ पर किया जा चुका है। लगभग 8 जुलाई 2008 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे कवर कर रखा है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जगह है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इन द वर्ल्ड सेक्शन। तो स्पेशली यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखिए ये जो जगह है यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बढ़ावा मिला हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। वादे ये कर रखे हैं कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, या जो हिमाचल प्रदेश पूरा राज्य है, वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का मतलब है कि अब वो कोई प्रदूषण नहीं करेगा, पोल्यूशन नहीं करेगा उसके बाद से। ऐसे इनके बड़े बड़े टारगेट्स हैं। लेकिन ये कब अचीव हो पाएगा, ये तो तभी अचीव हो पाएगा ना जब आप पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहे हो। अभी यहाँ पर ये जो रूट है इस पे बोला जा रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा साधन लेकर आना चाहते हैं जिसका ग्रीन हाइड्रोजन में मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को उसको सपोर्ट मिले, ग्रीन हाइड्रोजन से उसको चलाया जाए, जिससे सभी प्रकार का जो प्रदूषण है वो रुक जाएगा। बस इतना सा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, कैसे वर्क करता है, इसके यूजेस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट इस आर्टिकल में से जो नोट करने वाली बात है ज़रा वो ध्यान में रखिएगा। वो क्या है, वो है कलका शिमला नैरो गॉज रेलवे। ये जो रेलवे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी 2026 तक हिमाचल प्रदेश की सरकार का टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन या ऐसे दूसरे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करेंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन को काउंटर कर पाएंगे। और इसके लिए हम पूरे नेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं, हम देश के स्तर पर भी कई सारे मिशन को चला रहे हैं। स्पेशली जब बात होती है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो दोस्तों देश के स्तर पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चलाया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
अब ये जो मिशन है ये क्या है ज़रा सुनिए। इंडिया ने पिछले ही साल जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पर इस मिशन को इम्प्लीमेंट करता है। इस मंत्रालय के अंडर में ये पूरा काम किया जाता है, और इस मिशन का मेन टारगेट है कि साल 2030 तक हमारे देश में हमारी इतनी कैपेसिटी हो जाए कि हर साल हम 5 मिलियन टन के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हों। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हाथों हाथ ये जान लो कि सर ये ग्रीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अब जैसे अगर आज हम लोग यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज जैसे हम लोग यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा आज हमारे देश में किससे बनती है? कोयले से बनती है। कोयले को जलाएंगे पावर प्लांट में, तब यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की हम बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जब वो तेल डीजल जलता है गाड़ी के अंदर में, तो उससे क्या हो रहा है? अगेन उससे भी पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण होता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहे हैं? तो इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? जब ये सोर्सेज को काउंटर किया जाएगा, है ना। जब ये सोर्सेज को कैसे काउंटर कर सकते हैं? अब मान लो यहाँ पर गाड़ी के अंदर में जो ये तेल वगैरह डाल रहे हैं, इसकी जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करोगे तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब आप जलाते हैं तो क्या मिलता है? जैसे अगर आप कच्चे तेल को जला देंगे, पेट्रोल को जलाओगे तो क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा, है ना। कोयले को जलाओगे क्या मिलेगा? कार्बन एमिशन मिलेगा। उसी प्रकार से इस ग्रीन हाइड्रोजन को जलाओगे क्या मिलेगा? केवल पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, H2O। समझ रहे हैं? तो यहां पे कोई प्रदूषण नहीं होता है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन आपको अच्छी पावर प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन जो है ना वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हम तो भाई ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सर ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है ये बताइए। देखिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए पहले आपको चाहिए होगा पानी। ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, पानी चाहिए होगा। अब पानी में दोस्तों यहां पर क्या है? पानी आपका H2O है। H2O मतलब पानी में आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इस पानी में से हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना होगा। कहोगे कैसे अलग करेंगे? तो इसके पीछे यहां पर एक प्रोसेस अपनाया जाएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। दोस्तों यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए होगा? आपको बड़ा सा एक मशीन इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए होगा। उस इलेक्ट्रोलाइजर में आप पानी भर देंगे। अब पानी भरने के बाद में इसमें पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो बिजली हम लोग कहां से लेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं करोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। तो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी बिजली जिससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ जिसको प्रोड्यूस करने में। जैसे सोलर पैनल से जो बिजली का प्रोडक्शन किया गया है, अब जो भी यहाँ पर हमारे कह सकते हैं सन की रेज हैं, सन की रेज से यहाँ पे हम लोगों ने सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बना ली, तो इसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। या हवा के माध्यम से जो विंड मिल से एनर्जी बनाई गई उसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या है? कोयले को जलाकर बन रही है। अब भाई यहाँ पे मान लो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की जगह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर देते तो क्या हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते? कभी नहीं कहते। क्यों? भले ही आपने ग्रीन हाइड्रोजन बना लिया हो, लेकिन पीछे जो आपने बिजली का इस्तेमाल किया है उसको बनाने में ढेर सारा कोयला जलाया गया, तो प्रदूषण तो हो ही गया ना जैसे तैसे। तो इस वजह से यहां पर क्या है, यहां पे हम ध्यान रखना रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसको बनाने में कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है ना। इसी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइजर में, और इस इलेक्ट्रोलाइजर में जैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग कर देंगे। इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाएगा। और इसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन जब अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन को हम अलग जगह पे स्टोर कर लेंगे, और फिर उसको जहाँ पे ले जाना है शिप कर दो। उसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, एज अलग अलग एनर्जी के सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। और ऐसे ही हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार हैं। ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है। ये सब इनके बनाने के तरीके के ऊपर नाम बदल दिए गए हैं। जैसे ग्रे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से ग्रे हाइड्रोजन कर दिया गया। ब्राउन हाइड्रोजन, यहाँ पे जो एनर्जी का इस्तेमाल किया गया वो कोयले से बनाई गई है, तो ब्राउन हाइड्रोजन। ग्रीन में हमने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया है, बस यही एक बड़ा डिफरेंस है। ब्लू हाइड्रोजन में भी क्या होता है, हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो प्रदूषण होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी प्रदूषण होता नहीं है इतना। समझ गए? तो ये
हाइड्रोजन के 5 शेड्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये हाइड्रोजन हम बना तो लिए, अब इस ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे करेंगे? जगह जगह पे कर सकते हैं। जैसे आज एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकता है। कहोगे एग्रीकल्चर में? हाँ भाई, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारी ऐसी मशीन होती हैं जो फसल कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं खेतों में। आप सिंचाई करने के लिए आप पंप वगैरह चलाते हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो एनर्जी के लिए आप क्या कर रहे हो? जो नॉर्मल बिजली है, पेट्रोल, इन सब का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण हो रहा है। तो इन चीज़ों की बजाय हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है ट्रैक्टर को, मशीनरी को। इससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो और ग्रीन हो जाएगा। या वाटर मैनेजमेंट के लिए हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी मोटर में, एज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद लेकर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पहले लगाना पड़ेगा। अब ये फ्यूल सेल क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो आपके हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को क्या करता है? जो आपकी केमिकल एनर्जी है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो अगर ये फ्यूल सेल लगाया जाएगा और इसमें आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो इसी हाइड्रोजन से क्या होगा? वही चीज़ यहाँ पे बदल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हीट में। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं ऐसी, इनमें जीरो एमिशन होता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन जलेगा तो क्या मिलेगा आपको? केवल पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, जबकि दूसरे सोर्सेज में आपको पोल्यूशन मिलेगा। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, क्या है मामला, कैसे ये वर्क करता है। बहुत विस्तार से कॉम्प्रहेंसिव वे में मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये इतना कुछ मैंने इसलिए समझाया क्योंकि 2010 में यूपीएससी ने पूछ चुका है। चाहो तो सर्च कर लेना, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा चुका है। सवाल क्या है? जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं, जिसके बारे में जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले पढ़ा है, ये जो व्हीकल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? यानी इन व्हीकल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या निकल कर आता है? एज अ एग्जॉस्ट क्या निकल कर आएगा? यानी हाइड्रोजन जलाओगे तो क्या मिलेगा? सिंपल से शब्दों में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए NH3, या बी CH4, या सी H2O, या फिर H2O2। बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है आंसर। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? बताओ। चलिए, ये तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखता हूँ आपको कितना याद है। सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए वो कौन सा मेथड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, या ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी कोल गैसिफिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस। तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा इसका एक सही उत्तर होना चाहिए? फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा। क्लियर? चलिए अगली खबर पर आते हैं। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है सेशन में? आ रहा है तो वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है यार, आप सभी लोग मिलकर प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं, अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पर ये जो खबर है आपका जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन वाली जो डिस्कस की है वो जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक अब हमें पैसा देगा स्पेशली अमरावती को डेवलप करने के लिए। अमरावती क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर एक लंबे समय से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली है ना। अमरावती बनाई जाएगी, लेकिन जो अभी पहली जो सरकार हटी है, यानी जो करंट समय पर आंध्र प्रदेश में सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू जी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन वो कह सकते हैं उन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन के तौर पे सरकार को बना रखा है। तो एनडीए की गवर्नमेंट है करंट समय पर आंध्र प्रदेश में। लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट से पहले अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर YSRCP की सरकार हुआ करती थी। ये क्या है? ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी, YSR कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ज़रा मैं ये बताता हूँ। जब ये सरकार हुआ करती थी तो जो यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी साहब थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर में 3 कैपिटल बनाने के लिए प्रस्ताव रखा कि आंध्र प्रदेश में जो कैपिटल होंगी वो 3 होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास में कैपिटल, अपनी राजधानी नहीं मिल पाई लंबे समय तक। लंबे समय तक मतलब आंध्र प्रदेश कोई नया राज्य है क्या? हाँ, तो आपको पता होगा 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करता था। 2014 में इनका बाइफर्केशन हो गया, 2 स्टेट बट गए। तो जो हैदराबाद यहाँ पर एक मेजर कैपिटल हुआ करती थी इस पूरे रीजन की, वो चली गई तेलंगाना के साइड में। आंध्र प्रदेश के पास में कोई अपनी कैपिटल थी नहीं, समझ गए? तो यहाँ पर कैपिटल बनाने को लेकर विचार किया गया। और शुरू में ही जब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना तो इस राज्य का बनने के बाद में इसके जो नए सीएम, सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे दोस्तों, वो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ही बने थे, जो ये हैं।
जो आज भी करंट सीएम बन चुके हैं। लेकिन होता यह है कि शुरुआत में, क्योंकि 2014 में जब बाइफर्केशन हुआ तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 2019 में ये इस इलेक्शन को हार गए थे। जब इलेक्शन को हार गए तो यहाँ पे क्या होता है, ये सत्ता जाती है यहाँ पर इनके पास में, जगन मोहन रेड्डी के पास में। तो इनकी सरकार आ गई वाईएसआर कांग्रेस की, और इन्होंने यहाँ पर क्या रखा प्रस्ताव कि हम आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाएंगे। एक होगी विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, एक होगी अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, और एक होगी कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल होगी। बहुत दूर दूर करके यहाँ पर इन्होंने 3 कैपिटल की घोषणा कर दी, 3 राजधानी बनाएंगे। अब क्या हुआ, सरकार इनकी चली गई 2024 में, अभी जो यहाँ पर इलेक्शंस हुए। अब यहाँ पर दोस्तों इलेक्शंस हुए, क्योंकि असेंबली के इलेक्शंस भी हुए थे, तो इनकी सरकार गई, चंद्रबाबू नायडू वापस से आ चुके हैं। और इन्होंने ऑलरेडी 2019 में सबसे पहला प्रस्ताव यही रखा था कि हम केवल एक कैपिटल बनाएंगे, वो अमरावती बनाएंगे। और उसी को लेकर आपके सामने एक खबर है, खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2024 की ही खबर है। सत्ता में आने के बाद में उन्होंने खुद यहाँ पर यह बोल दिया है कि हम आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल नहीं बनाने देंगे, केवल एक कैपिटल रहेगी, और वो रहेगी अमरावती। अमरावती वुड बी द सोल कैपिटल ऑफ द स्टेट, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की लोकेशन बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई सारे राज्यों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। ऊपर आप देख पाएंगे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, और इधर यहाँ पर नीचे तमिलनाडु है। ये सभी स्टेट के साथ में बाउंड्रीज लगती हैं। बगल में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल भी आपको देखने को मिल जाता है। अब आंध्र प्रदेश को जूम करके देखोगे तो ये है अमरावती दोस्तों, यहाँ पर बीचों बीच में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये वो है जिसको कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि कैपिटल राजधानी बन ही नहीं पाई। ऐसे ऐसे मामले चलते रहे, क्या विवाद चल रहा है, जब से ये एक अलग राज्य बना है तब से क्या क्या चल रहा है, वो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। ये बैकग्राउंड समझाना जरूरी था ताकि आप ये खबर समझ सको। अब ये खबर जानिए, क्योंकि अब डिसाइड हो चुका है कि अमरावती को एक कैपिटल बनाया जाएगा। तो कैपिटल बनाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। वो पैसा कहां से आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं पी नारायण साहब, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मंडे में वर्ल्ड बैंक तैयार हो चुका है हमें लोन देने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने बोला है हम 15,000 करोड़ रुपए देंगे, आप डेवलप करो, चलो अमरावती को कैपिटल सिटी बनाइए, डेवलपमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और 3 साल में ये सारा काम कंप्लीट होना है। इसके जो फ्रेश टेंडर्स दोस्तों उसको इनवाइट कर लिया गया है। अब नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होते रहेंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इससे पहले भी कुछ टेंडर्स दिए गए थे, वो सब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को पे वगैरह नहीं किया गया है। जो पहले वाली सरकार थी वो यहाँ पे बोला जा रहा है, वो मामला हट जाएगा। अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, है ना, नई नई चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी ताकि इसको एक पूरी तरह से कैपिटल के तौर पर तैयार किया जा सके। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नए टेंडर्स दिए जाएंगे, अभी छोटे मोटे काम के लिए दिए जाएंगे, बाद में यहाँ का हाई कोर्ट बनाया जाएगा, हाई कोर्ट के साथ साथ लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये सब काम दोस्तों इसको लेकर जो टेंडर दिए जाएंगे वो 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? तो काम शुरू हो रहा है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया है। बस ये खबर ध्यान में रखनी है। इसको समझने के लिए कितना सारा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ा है, क्योंकि ज़रूरी है। आपको हर एक चीज़ लिंक करके समझ में आएगी, तब ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जा चुका है पहले भी। अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक फैक्ट। ये जो बैंक है इसको बनाया गया था 1944 में। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बनाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। एक इंस्टीट्यूशन है कौन सा, IBRD, और एक और इंस्टीट्यूशन है, अभी हम लोग समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर IBRD क्या है, यह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD को आप IMF के साथ में मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी का क्रिएशन किया जाता है। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग बॉडी थी, IBRD अलग बॉडी थी, बाद में IBRD ही जाके वर्ल्ड बैंक बन जाता है। आज वर्ल्ड बैंक जो है यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशल एजेंसी है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड बैंक में आज टोटल 189 मेंबर कंट्री है। क्या भारत इसका मेंबर है? हाँ, भारत इसका ऑलरेडी एक पुराना मेंबर कंट्री है। वर्ल्ड बैंक में हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों यहाँ पर आपकी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसे अब ये वाली रिपोर्ट नहीं आती है इसलिए आगे लिख दिया गया है स्टॉप पब्लिशिंग। अब यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती है, लेकिन पहले होती थी। तो वर्ल्ड बैंक ही इस रिपोर्ट को लेकर आता था। इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर दूसरा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी, यहाँ पर ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। तो भले ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर क्वेश्चन बन गया हो, आगे इसको या इसको लेकर बन सकता है। तो आइडिया तो है ना हमें कि कैसा सवाल बनता है।
अब दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा था ना, वर्ल्ड बैंक 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। पहला कौन सा है, वो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 3 और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। कौन कौन से? एक है IFC यानी इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, फिर है मीगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, देन है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब क्वेश्चन यह है कि सर भारत वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है और वर्ल्ड बैंक के अंदर में ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशन का इंडिया हिस्सा है? तो लगभग सही है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करना होगा। करेक्शन यह है, भारत इन चारों का हिस्सा है केवल ICSID को छोड़कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इंडिया सभी का मेंबर है, ICSID का मेंबर नहीं है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबके अलग अलग काम है। जैसे वर्ल्ड बैंक लोन वगैरह देने का काम करता है, जैसे अभी हमने देखा अमरावती कैपिटल सिटी को लेकर लोन दे रहा है। IFSC प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने को लेकर प्रमोट करता है। ये यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट को लेकर इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। ऐसे यहाँ पर इन सबके अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है, तो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, पांचों के 5 नाम बता दिए हैं। IBRD IDA को मिला दोगे तो मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक। बाकी 4 यहाँ पर इसके अलग अलग हैं, सॉरी 3 अलग अलग हैं। इंडिया ICSID का हिस्सा नहीं। चलिए शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। इस वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से देश हैं जिसके पास में सबसे ज्यादा शेयर्स आपको नजर आएंगे? तो यूएस आज भी सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। लगभग इस पूरे वर्ल्ड बैंक के 16.41% के आसपास जो वोट्स हैं वो यहाँ पर दोस्तों यूएस के पास में है। इतना ही नहीं, जापान है सेकंड नंबर, फिर जर्मनी है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है। बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब डिवाइड की गई हैं दूसरे मेंबर कंट्रीज के अंदर में। मतलब जितने भी बाकी शेयर हैं वो सब दूसरे मेंबर्स में डिवाइड कर गए, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स इन देशों के पास में है जिनके नाम आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए, ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2016 में पूछा था, ये लिखा हुआ है। सवाल क्या है? इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर में, वो कई बार न्यूज में रहती है। तो बताइए ये जो रैंकिंग है भाई, इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक यहां पर इसको डिक्लेयर करता है। सिंपल हो गया, ये जो भी हमने पढ़ा था। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपका आंसर यहां पर बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अभी पढ़े थे। बताओ उनमें से 4 तो ये दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है? नॉट अ पार्ट। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन नंबर डी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बिल्कुल लास्ट में सभी के आंसर दूंगा मैं। अगली खबर पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो दोस्तों इसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में तो डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जीएस पेपर नंबर 3 में भी लिख सकते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है मामला समझते हैं। भारत और अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में जब मैं कनाडा ले जा रहा था आपको, तब अल्जीरिया घुमाते हुए ले गया था, याद होगा। तो भारत और अल्जीरिया दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है, और उस अग्रीमेंट के अंदर में इनका मेन पर्पस है जो डिफेंस कॉपरेशन है इसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, यानी डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर सके, अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत कर सके। लेकिन ये सब अचानक से बात हो कैसे गई? रीज़न यहाँ पर यह है कि जो हमारे कह सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, वो करंट समय पर अल्जीरिया की विजिट पर थे, और उस विजिट पर ही रहने के बाद ही इंडिया और अल्जीरिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया कि हाँ डिफेंस के मामले में हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो अल्जीरिया के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी प्रेजेंट थे और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो भी प्रेजेंट थे, क्योंकि यहाँ पे जनरल चौहान जी ये नॉर्थ अफ्रीका को विजिट करते हैं 31 अक्टूबर को और 3 नवंबर तक वहीं पर रहते हैं। तो इस पार्टनरशिप को इस वजह से अंजाम दिया गया। अब ये पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, इंडिया ने अपना जो डिफेंस विंग है इसको वापस से रीएस्टेब्लिश कर लिया है अल्जीरिया में। तो अल्जीरिया में हमने पूरा अपना डिफेंस यूनिट वापस से तैयार कर दिया है, तैनात कर दिया है ना। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पर डिफेंस विंग है अल्जीरिया का वो भारत के अंदर में ओपन किया जाएगा। तो करंट समय पर जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी दोनों देशों के बीच में उसको यहाँ पर कर दिया गया है समाप्त, जिससे क्या होगा, भारत और अल्जीरिया के जो रिलेशंस हैं और रिलेशंस में स्पेशली जो डिफेंस रिलेशंस है दोस्तों वो यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बस इतनी सी खबर है।
अब यहाँ से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। अब सर वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए आते हैं। सबसे पहला आपसे लोकेशन पूछा जाएगा। लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्जीरिया की लोकेशन, अल्जीरिया कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश है, स्पेशली इस रीजन में जिसको बोलते हैं मागरेब रीजन। मागरेब रीजन कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका को पहले मैप में चलते हैं, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो कनाडा तो हो आए थे, ये इंडिया है। इंडिया से लोकेशन याद रखोगे ना तो जल्दी जल्दी याद होगी। हमें चलना है अफ्रीका, अगेन पूरा यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और ये आ गए अफ्रीका। अफ्रीका में ऊपर नॉर्थ वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये ऊपर हल्का सा येलो है, नीचे ग्रीन है। रीज़न क्या है भाई? ये जो पूरा का पूरा पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये सहारा डेजर्ट है। कई बार पढ़ा है सहारा डेजर्ट के बारे में हमने। तो सहारा डेजर्ट आप देखोगे कहाँ तक फैला हुआ है। अल्जीरिया को भी आधे से ज़्यादा सहारा डेजर्ट ने कवर कर रखा है। अल्जीरिया में भी सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है ना, इसमें कुछ कंट्रीज़ ले लो आप, जैसे लीबिया ले लो, अल्जीरिया ले लो, ऊपर टूनीशिया दिख रहा है ये ले लो, इधर मोरक्को ले लो, फिर उसके बाद वेस्टर्न सहारा है या मॉरिशना है। तो मॉरिशना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को हो गए 3। अल्जीरिया, लीबिया, टूनीशिया, ये 3। तो 3 और 3 6 रीजन्स हो गए। इन 6 देशों को मिला देंगे तो इस ऊपरी भाग को बोलते हैं मागरेब रीजन। ठीक है, तो मागरेब रीजन ये हो गया। इसी मागरेब रीजन में अल्जीरिया प्रेजेंट है, बस यही पहली बात बोली जा रही है। ठीक है, अब यहीं पर आपको एटलस माउंटेन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इतने नहीं, अल्जीरिया कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनेगा, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ में यही तो खास बात है, क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं। सबसे पहले टूनीशिया और लीबिया। टूनीशिया और लीबिया ये दोनों अल्जीरिया को ईस्टर्न साइड से बॉर्डर लगाते हैं, ये आपको तो दिख गया। फिर बात आती है नाइजर, माली एंड मॉरिशना। तो ये रहा मॉरिशना, ये रहा माली और ये रहा नाइजर। ये जो 3 कंट्रीज आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये साउथ के साथ में अल्जीरिया के साउथ वाले पोर्शन पे बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। फिर बात आती है मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। तो मोरक्को और वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया से बॉर्डर लगाते हैं, किधर की साइड में? वेस्टर्न साइड में। तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, सिंपल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अल्जीरिया की एक छोटी सी बाउंड्री एक समुद्र के साथ में लगती है। ऊपर ये समुद्र है, कौन सा समुद्र है? यह है मेडिटेरेनियन सी। तो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी के साथ में अल्जीरिया बॉर्डर को शेयर करता है, बीच में एटलस माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। टूनीशिया, लीबिया ईस्ट हो गए, बाकी ये जो 3 कंट्रीज हो गए आपके, ये हो गए साउथ में, बाकी मोरक्को वेस्ट सहारा वेस्ट में और मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में। दैट्स इट। उसके अलावा अल्जीरिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी की बात करेंगे तो एक नदी है शेलिफ नदी, दूसरी है जेदी नदी। शेलिफ नदी का नाम ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट ताहत। ठीक है, क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो तब दे पाओगे ना जब मैं पहले बता दूंगा। लेकिन अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना, क्योंकि आंसर बता दूंगा तो यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व कर पाओगे आप। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद खोजना। आप अल्जीरिया को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ऊपर आप देख पाओगे स्पेन और पोर्चुगल नजर आ रहा होगा। ये स्पेन पोर्चुगल यूरोप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरोप का। तो ऊपर यूरोप है, पूरा यूरोप, इटली और ये बाकी कंट्री शुरू हो गई। नीचे आपका अफ्रीका है। तो यूरोप और अफ्रीका दोनों ऐसे पॉइंट पर आकर मिल रहे होते हैं। ये मिले नहीं है, बस खाली बीच में से एक पतला सा रास्ता निकला हुआ है। एक इधर समुद्र है, वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन। एक इधर समुद्र है, ये कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। लेकिन बीच में पतला सा रास्ता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक पतला सा रास्ता जो 2 समुद्र को जोड़ रहा हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। अब आपका ये क्वेश्चन है, इस स्ट्रेट को क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है? इस स्ट्रेट का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए विच बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट्स अल्जीरिया फ्रॉम यूरोप। ऑप्शन नंबर है रेड सी, या फिर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, या मेडिटेरेनियन सी, या पर्शियन गल्फ। लिख दीजिए फटाफट उत्तर, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं इसका डिस्कशन। एक और सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है ये, थोड़ा यूपीएससी के लेवल का सवाल। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट लाई टू द साउथ ऑफ अल्जीरिया। मैंने इसलिए आपको अल्जीरिया की ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं और वेस्टर्न कौन सी हैं, है ना, सदर्न कौन सी हैं, ये बताया। आप बताओ अल्जीरिया जो देश है, इसके साउथ में जो देश प्रेजेंट है, इन चारों में से वो कौन सा देश है जो इसके साउथ में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए माली, नाइजर, चैड या मॉरिशना। फटाफट इसका आंसर भी लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, ऐसे आपको याद रहेगा लंबे समय तक। नाउ फाइनली आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल है,
केवल एक ही एडिटोरियल है जो सबसे ज़्यादा काम का है, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। एक एडिटोरियल और है, वो वर्किंग आवर्स को लेकर है, वर्क का जो बर्डन पड़ रहा है लोगों में उसको लेकर बताया गया है। नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है और आज मेंस का क्वेश्चन भी मैं इस आर्टिकल के आधार पर आपको देने वाला हूँ। सवाल क्या है? मनीष तिवारी साहब ने इस एडिटोरियल को लिखा है, ये बात करते हैं बिग टैक फेलियर, अनसेफ ऑनलाइन स्पेसेस फॉर वेमेन, कि आज यूएस के अंदर में इलेक्शंस की हो रही है तैयारी। अभी यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, और जो इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शन में यहाँ पर आमने सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक तरफ खड़ी हैं यहाँ पर कमला हैरिस और दूसरी तरफ खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आपको पता है कमला हैरिस क्या जो बाइडेन इलेक्शन नहीं पड़ेंगे? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो बाइडेन ने अब की बार अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया है, बोले नहीं अब की बार इलेक्शन में हम नहीं लड़ने वाले। तो यहाँ पे उनकी जगह जो आज की यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो वो आज एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यूएसए में, और इनके सामने है डोनाल्ड ट्रंप। तो इन दोनों के बीच की मेन टक्कर है, डिबेट्स हुई हैं, कई धज्जियां उड़ाई हैं आपस में एक दूसरे की, वो सब देखा होगा। उसी को लेकर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल ये बोलता है कि वेमेन का इलेक्शन में खड़ा होना, वो भी ऐसे आज के ज़माने में जहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेमेन के लिए खतरे से खाली साबित नहीं हो पा रहा है। जैसे करंट एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं, वेमेन की जो इमेज है उनको पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, डीप फेक का इस्तेमाल करके नकली नकली वीडियोस वेमेन की बनाई जा रही हैं। उनका इमेज, उनका आइडेंटिटी, उनका कह सकते हैं पूरा बिहेवियर, वो सब खराब दिखाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसमें कहीं ना कहीं जो टेक्निकल कंपनीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा फेलियर है, ऐसा राइटर ने बोला है। क्योंकि आज ऑनलाइन स्पेसेस जहाँ पे हम बात करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर इक्वालिटी की, वही जगह महिलाओं के लिए सेफ नहीं बची हैं। स्पेशली इन्होंने एक इलेक्शंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब ये क्या क्या बोलते हैं इस एडिटोरियल में, आपको वैसे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, मैं ऊपर से यहाँ से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको भी तो दिखना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए चीज़ें कि हाँ भाई यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे और डिटेल से इस एडिटोरियल को थोड़े थोड़े भाग में समझाता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले। अब मामला क्या है, यानी शुरुआत कैसे होती है इस आर्टिकल की, राइटर साहब क्या बोलते हैं सुनिए। राइटर साहब ये बोलते हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2024 में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, यहाँ से अपना नाम ले लिया है वापस, और उनकी जगह अब लग रहेंगी कमला हैरिस। तो कमला हैरिस दोस्तों यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की एक मेन नॉमिनी है, और कमला हैरिस को प्रॉपर सपोर्ट मिला है बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स का। इवन जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, इन्होंने भी कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। कमला हैरिस के बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, वो डिबेट्स पॉलिटिकल डिबेट आजकल आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है इनका जो कैंपेनिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्शन है तो कैंपेनिंग हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है ताकि उनको वोट मिले, लेकिन कमला हैरिस का जो कैंपेन है इसको बर्बाद किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नकली वीडियोस बनाई जा रही हैं, इनके खिलाफ में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, इनका डीप फेक फैलाया जा रहा है, चेहरे पे कुछ और लगा दिया, फोटोज़ यहाँ पर चेंज कर दी, किसी और के फोटो पे इनका चेहरा लगा दिया, इस तरीके का यहाँ पर मामला चल रहा है। और ऑनलाइन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। इवन जैसे यहाँ पर इनका नाम अनाउंस होता है, नाम अनाउंस होने से पहले ही यहाँ पर कमला हैरिस के बहुत सारे मीम बन गए, मीम बना बना के टारगेट किया जा रहा है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है इनको बैड लाइट में रखा गया है। जो ये अटैक हुए हैं लगातार इनके कैंडिडेसी के ऊपर में, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये अटैक पर्सनल अटैक भी देखने को मिले इनके बर्थ के ऊपर में, जन्म कहाँ पे हुआ, इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है, कैरेक्टर को लेकर उंगली उठाई गई, इंटेग्रिटी कि भाई एज एन अमेरिकन है या नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ सकती हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। इवन इतना ही नहीं, बहुत सारे कह सकते हैं नकली वीडियो बनाए गए कि भाई कोई और वीडियो है बस खाली इनकी आवाज़ डाल दी गई। और ऐसे वीडियोस यहाँ पर खुद इलॉन मस्क ने शेयर किए हैं। तो क्योंकि इलॉन मस्क आपको पता है खुला सपोर्ट है, क्योंकि यूएसए में एक खास बात यह है, देखो जैसे अगर हम इंडियन इलेक्शन की बात करेंगे तो इंडिया में मीडिया डिवाइडेड है, लेकिन वो छिपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, है ना। एक तरफ गोदी मीडिया चल रहा है, एक तरफ चमचा मीडिया चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर बता नहीं रहे हैं, बस ऐसा चल रहा है, छिप छिप के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यूएसए में खुला सपोर्ट है कि भाई हम इसकी साइड है और हम इसकी साइड है, लड़ो इलेक्शन। वहाँ पे मीडिया खुला सपोर्ट है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और इधर से यहाँ पर हम कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है कौन किसके सपोर्ट में है, क्लियर पता है वहाँ पर। तो इलॉन मस्क खुला यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं आज के समय पर डोनाल्ड ट्रंप को, समझ गए। तो वो भी यहाँ पर ऐसी मतलब डुप्लीकेट जो वीडियोज़ वगैरह हैं कमला हैरिस की वो शेयर कर चुके हैं।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एक वीडियो ऐसी थी जहाँ पे कमला हैरिस ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन दिखाया गया, उसको शेयर किया गया कि जो बाइडन है, जो बाइडन सेनाइल हैं, जो बाइडन यहाँ पर बुढ़ा गए हैं, बुढ़ाने के बाद में यहाँ पर जो हरकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुछ चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बोला, ऐसे वीडियोस शेयर हो रहे हैं। तो यहीं पर राइटर बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, स्पेशली एक महिला के लिए। आगे भविष्य में अगर कोई वो इलेक्शन में लड़ना चाहती है तो वो कैसे लड़ेगी, ऐसा सिनेरियो को देखकर। फिर राइटर ये बोलते हैं कि जो ये डिजिटल एजॉल्ट हो रहा है, ये केवल एजॉल्ट ही नहीं, यहाँ पर हैरिस को सपोर्ट के बजाय, सपोर्ट एक साइड से मिला, दूसरी साइड से बहुत ट्रोल करा गया। जो राइट विंग फिगर्स हैं वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कई बार यहाँ पर इनका जो हंसने का तरीका है उसको लेकर मजाक बना चुके हैं। कमला हैरिस को क्रेजी बोल चुके हैं। मीडिया जितनी भी पर्सनालिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सब कमला हैरिस को लेकर कई सारी जगह पर कोई अभद्र सी टिप्पणियाँ की गई हैं। सोशल मीडिया लगातार ऐसे भरा हुआ है जहाँ पे कमला हैरिस को लेकर कुछ गंदे जोक्स लगा रखे हैं, सेक्सुअलाइज इमेजेस हैं, रेसिस्ट सेक्सिस्ट कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो डायरेक्टली इनके अगेंस्ट में है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक वीडियो है, एआई से बनाया हुआ वीडियो, जहां पर हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को एक रोमांटिक रिलेशनशिप में दिखाया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। राइटर बोल रहे हैं एआई कितना खतरनाक हो सकता है जो ये सब चीज़ों को दिखा रहा है। इससे यहाँ पर एक महिला की जो डिग्निटी है उसके ऊपर में यहाँ पर एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मजाक में ले रहे हैं। ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, उसकी आप इमेज को देखिए, ठीक है। अब यूज़र को पता है, जो लोग हैं उनको पता है कि हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जनरेटेड वीडियो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। लोगों का एंगेजमेंट देखिए, लोग यहाँ पर किस तरीके से मज़े ले रहे हैं वो यहाँ पर देखिए। फिर इतना ही नहीं, ये बोला जा रहा है कि ये अकेला कमला हैरिस का केस नहीं है, कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस नजर आएंगे। जैसे जो वेमेन कई सारी पावर में रह चुकी हैं उनको ऑनलाइन हैरेसमेंट फेस करना पड़ा है। यूएस की पॉलिटिशियन निकी हैली की बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल। ये कह सकते हैं कि इनकी बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो मैनिपुलेट करी गई, इमेजेस में बदलाव करे गए, है ना, और वो सब सर्कुलेट करे गए ऑनलाइन। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ये फेस कर चुके हैं, बड़ा टारगेट बन चुकी हैं, जहाँ पे इनके डीप फेक वीडियोज़ वगैरह फैलाए गए। बांग्लादेश में डीप फेक इमेजेस, एक वेमेन पॉलिटिशियन है रोमेन फरहाना, नेपन रॉय, इन सब के इमेजेस कह सकते हैं मतलब गलत तरीके से जनरेट करे हुए इमेजेस, डीप फेक इमेजेस, वो सब यहाँ पर इलेक्शन से पहले फैलाए जाते हैं ताकि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएँ और इनका जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट किया जा सके, खराब किया जा सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यही है कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ऐसी पोस्ट को अलाउ क्यों कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट को शेयर क्यों करने दे रहे हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में मॉडरेटर्स नहीं है? क्या वो रोक नहीं सकते? इसको रोक सकते हैं लेकिन वो नहीं रोकेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर राइटर ने बोला है ये टेक्नोलॉजी में ये टेक कंपनीज जो है इनका एक सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आज ये ऐसा भद्दा कंटेंट यहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं अगेंस्ट दी वेमेन, जिसकी वजह से ये जो बर्डन है वो वेमेन के ऊपर में पड़ रहा है, उनके आइडेंटिटी, डिग्निटी, उनके मेंटल वेलबींग के ऊपर में असर पड़ रहा है। ऑनलाइन यहाँ पे इतना ज़्यादा एब्यूज़ अगर देखने को मिलेगा, इस चीज़ को झेल पाना काफ़ी मुश्किल है। ट्रोलिंग, इंसल्ट्स, ये सब झेल पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी जगह पर अगर हम बात करेंगे पुरुष की, तो पुरुष ने कई केसेस में ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को आराम से काउंटर किया है ना। कुछ यहाँ पे एक्शंस लिए हैं जहाँ पे इन चीज़ों को काउंटर किया गया, लेकिन बिग टैग कंपनीज जितनी भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जहाँ पे इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है, वो यहाँ पर बोलती हैं कि हमारे यूज़र्स हैं भाई, हम इसको इतना ज़्यादा क्लोजली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, इन यूज़र्स को सपोर्ट मिल रहा है, कोई मतलब कुछ भी एक्शन नहीं होगा, उन्हें पता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन है, तो वो सब चीज़ें शेयर हो रही हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं ये सही नहीं है ना, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अक्सर सपोर्ट करते हुए नजर आए कि हाँ ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा टूल है। एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं ये सब कुछ बढ़िया है, जेंडर न्यूट्रल जैसी चीज़ों को प्रमोट करता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं स्पेशली वेमेन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तेजी से इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन वेमेन के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ा है डिजिटल अब्यूज़ का, वायलेंस का, इवन उनको खतरे भी फेस करने को मिले हैं। इतना ज़्यादा भेदभाव भी दिखाया गया है। रीज़न यहाँ पर यह है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी खुद यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे तो चलेगा नहीं, उसमें पहले डेटा डाला जाता है। तो डेटा आप जो डालते हैं वो डेटा डालने वाले लोग जो हैं, जो डेवलपर्स हैं, एआई को डेवलप करने वाले लोग हैं, वो खुद यहाँ पर ज़्यादातर पुरुष हैं। तो राइटर बोलते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, फीमेल का जो स्टाफ है ना एआई डेवलपिंग में, वो ऑलरेडी बहुत कम है। चाहे मेटा हो, गूगल हो, ओपन एआई हो, यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पुरुष हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीज़ें
किसी के ब्रेन में जो होती हैं वही यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हुए उसमें डाल दी जाती हैं। तो आज दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये भेदभाव को क्रिएट कर रही हैं। ये चैलेंजेस जो सर्विंग वेमेन प्राइम मिनिस्टर्स है उनको फेस करना पड़ रहा है, मेलोनी को फेस करना पड़ रहा है। ये ऑनलाइन हैरासमेंट जो है ये महिलाओं को रोक रही हैं, वो डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं कर रही हैं, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो कहोगे इसमें कोई रोकने का तरीका नहीं है। देखियो, ये मामले को क्रिएट करना, ऐसे प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब यहाँ पर हार्मफुल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनीज का भी जिम्मेदारी आता है कि वो इसको रोकें। अब रोकने की बजाय उसको कंट्रोल करें। तो क्या हो रहा है, आजकल बस खाली बता दिया जाता है, नीचे टैग लगा दिया जाता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन केवल टैग लगा देना कि एआई जनरेटेड कंटेंट है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। राइटर बोलते हैं भाई यहाँ पर जो कंटेंट, जो चीज़ रिमूव करने की आप उसे रिमूव कीजिए, उसको आप एंटायरली खत्म कर दीजिए ना प्लेटफॉर्म से। आप उस पर केवल लिख दे रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर वो तब भी होगा, है ना, तब भी यहाँ पर उससे जो व्यूज़ हैं वो जनरेट किए जाएंगे। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और जो डीप फेक वीडियोज़ हैं, इसको काउंटर करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप यही है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं इनको इंश्योर करना होगा कि अच्छे से ये अपने कंटेंट को मॉडरेशन करें। इसके लिए टीम इकट्ठी करें, सेफ्टी रिसर्चर्स को यहाँ पर लेकर आए जाएं। ये ज़रूरी है आज के समय पर। ये टाइम है कि क्योंकि आज भी अगर कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट होता है तो उसको रिव्यू रिपोर्ट करने में समय लग जाता है बहुत, लेकिन हमें ये सब नहीं करना होगा। यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शंस लेने होंगे। जो भी हार्मफुल कंटेंट है उसको रिपोर्ट करो, हटाओ तुरंत। जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लो कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो एक इंसान को, एक महिला को पूरी तरह से हार्म कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रिमूव कर सकें, ऐप स्टोर से हटा सकें। फिर राइटर बोलते हैं कि हमें और भी कई सारे वेमेन की ज़रूरत है कि भाई एआई को जब डेवलप किया जा रहा है तो उसमें ज़्यादातर पुरुष हैं या मेल स्टाफ है, तो हमें यहाँ पर वेमेन का बढ़ावा दिखाना होगा, ताकि एआई को बनाते वक्त एआई का जो दिमाग भरा जाएगा, एआई में जो डेटा डाला जाएगा, वो यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला ना हो, क्योंकि वहाँ पे महिला भी प्रेजेंट होगी तो वो टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज होगी वो थोड़ी डाइवर्स होगी। समझ रहे हैं इस बात को। फिर राइटर बोलते हैं कि जितना भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको महिलाओं के लिए सेफ बनाने के लिए हमें सेफ्टी रिसर्चर्स की ज़रूरत है, कोई और चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है। टेक्निकल प्रोफेशनल्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं ताकि वो इस डेटा में अगर कोई बायसनेस है उसको चेक किया जाए, इसमें सुधार किया जाए। तो टेक्नोलॉजी को हमें ये जेंडर बायसनेस से बिल्कुल फ्री करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है इस टेक कंपनीज के साथ में, स्पेशली अगर ये नहीं तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनको अपने यहाँ पे नियम सेट करने होंगे और डिजिटल स्पेसेस को या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वेमेन के लिए सेफ बनाना होगा। ये यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। पूरा एडिटोरियल मैंने आपको लाइन टू लाइन क्लियरली समझा दिया है। नाउ आते हैं आज के इंपॉर्टेंट से मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है, देखो असल में जो आपने आंसर लिखना है आज के मेंस के क्वेश्चन का, वो इसका आंसर लिखना है। सवाल क्या है, डिस्पाइट द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इतना तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने के बावजूद भी जो यहाँ पर वेमेन है वो लगातार अलग अलग प्रकार की समस्याओं से गुजर रही हैं, चुनौतियों से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल से एग्जामिन करना है, बताना है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं इनका क्या रोल हो सकता है वेमेन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए, वेमेन के लिए यहाँ पर एक सिक्योर ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ये कैसे मदद कर सकते हैं कंपनीज, ये समझाना है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। एक बार हिंदी में रेड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार के बावजूद महिलाओं को ऑनलाइन स्पेस में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने में बिग टेक कंपनीज की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो आंसर लिखने के बाद में अगेन कहाँ सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब फटाफट अपने उन क्वेश्चंस का आंसर्स देख लेते हैं जो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों से पूछता चले जा रहा हूँ। देखते हैं कितनों ने सही सही आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि भारत और कनाडा के संबंध में वो इंपॉर्टेंट समस्या क्या है जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों वो है कनाडा लगातार सपोर्ट कर रहा है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, स्पेशली खालिस्तान बनाने की यहाँ पर जो मांग है उसको कनाडा का सपोर्ट मिल रहा है और एंटी इंडिया एलिमेंट्स जाग रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये रिलेशंस के अंदर में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो मेन रीज़न है, यानी एक कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई करने का मेन कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन होंगे उसकी जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मान लो एक व्यक्ति है, मान लो लोकसभा का एमपी है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है? जब मान लो उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है और वो मुजरिम साबित हुआ। अब मुजरिम साबित होने के बाद में कम से कम 2 साल की सज़ा, अगर जैसी 2 साल की सज़ा उसको होती है तो तुरंत यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी उसकी मेंबर से भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो जगह खाली हो गई वहाँ पे, तो उसकी जगह पर इलेक्शन जो बीच में किया जाता है उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। सिंपल। तो ये किसने किसने सही किया है बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बताओ भाई वो कौन सा प्राइमरी मेथड है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो बहुत ही सरल इसका उत्तर सा है, वो है पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस करना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना। यही एक मेथड है जिससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन ये था कि बताइए इन चारों ग्रुप में से वो कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये दोस्तों आज के समय पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए वो कौन सा वाटर है जो अल्जीरिया और यूरोप को सेपरेट करता है, अल्जीरिया यूरोप के बीच को यहाँ पर डिवाइड करता है, वो कौन सी वाटर बॉडी है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि भाई वो कौन सा देश है जो अल्जीरिया के साथ में साउथ से बॉर्डर को शेयर नहीं करता। तो भाई यहाँ पर आप देख पाओगे मॉरिशस, ये भी लगती है बॉर्डर, माली की भी लगती है, नाइजर की भी लगती है। बचा कौन सा? चैड। चैड इसके नीचे देखने को मिलेगा। तो चैड एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री नहीं लगती है अल्जीरिया से, स्पेशली सदर्न साइड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। बाकी स्टार्टिंग में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि अर्बन हीट आइलैंड जो है इसके पीछे का प्राइमरी कॉज क्या है, मेन कारण क्या है। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय बिल्डिंग्स एंड पेवमेंट। जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे गर्मी को ट्रैप करके रख रहा है। जो हीट अगर वहाँ पे ट्रैप हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उससे गर्मी प्रेजेंट होती है, उसी को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बाकी प्लेस आपको बोला था टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैप में देख लेना एक बार। देख के आए हो या नहीं देख के आए हो बताओ? नहीं देखा होगा। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? ये हमारा उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा जो नेपाल से बाउंड्री को शेयर करता है, उत्तराखंड से शेयर करता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से भी शेयर करता है। अब यहीं पर वाराणसी कहाँ पे है, ये आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश का मैप, ये रहा वाराणसी। यहीं पर आपका टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। ठीक, चलिए ये था आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।